ससुराल में जाने के बाद बहुओं को हर छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है ना। जैसे उनके कपड़ों का, उनके बर्ताव का, उनके स्वभाव का और उनके चरित्र का भी, क्योंकि बहू की गरिमा इन सब से ही होती है। हर परिवार चाहता है कि उसे एक चारित्रवान बहू मिले और इसकी खोज में थी हमारी सविता जी, जिनके छोटे बेटे के लिए उन्हें बिल्कुल सीता जैसी बहू चाहिए थी। अरे सविता जी, आपको कितने रिश्ते दिखाए मैंने, आपको कोई लड़की पसंद ही नहीं आती। अब आप ही बताइए, इसमें मेरी क्या गलती? अरे कमला बहन जी, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मुझे कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं चाहिए अपने बेटे के लिए। ऐसी वैसी से क्या मतलब है आपका बहन जी? जितने भी रिश्ते आपने रमन के लिए बताए हैं वो सारी लड़कियां सही नहीं थी। हर किसी का कोई ना कोई बॉयफ्रेंड था ही। मुझे ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अरे बहन जी, आजकल तो ये आम बात हो गई है। शादी से पहले तो हर कोई लड़की के बॉयफ्रेंड होते ही है, शादी के बाद हर लड़की सुधर जाती है। फिर आप क्यों इतना सोच रही हैं? नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसी लड़की अपने बेटे के लिए बिल्कुल नहीं चाहिए। आप तो मेरे लिए बस सीता जैसी लड़की ढूंढ के दीजिए, जो चरित्र में, स्वभाव में, सब में कोमल हो। अरे माँ जी, आजकल ऐसी लड़कियाँ मिलती कहाँ हैं? इसका मतलब आपकी बड़ी बहू भी ऐसी नहीं है क्या बहन जी? अरे ऐसा नहीं है। आप मेरी बड़ी बहू की बात छोड़िए, आप वो सुनिए जो मैं अभी आपसे कह रही हूँ कि मुझे रमन के लिए बिल्कुल सीता जैसी बहू चाहिए। हाँ हाँ, मैं तो जैसे कैकई हूँ ना आपके लिए। पता नहीं मेरी सास को मैं आज तक पसंद क्यों नहीं आई। मेरा स्वभाव इतना भी बुरा नहीं है। नहीं, पर इन्हें तो सीता जैसी बहू चाहिए। मैं अभी देखती हूँ कैसे मिलती है इन्हें सीता जैसी बहू। अरे बड़ी बहू, तुम खड़े खड़े क्या सोच रही हो? मन में मुझे गालियाँ दे रही होगी और क्या। क्या? अरे कुछ नहीं। बड़ी बहू तू जा, कमला बहन जी के लिए चाय नाश्ता लेकर आ, ठीक है? जी अभी लाती हूँ। कमला ने रमन के लिए बहुत सारे रिश्ते भेजे थे, लेकिन सविता को तो इनमें से कोई भी लड़की पसंद ही नहीं आ रही थी। अब सविता की पसंद की बहू उसे मिल पाएगी या नहीं, वो तो वक्त ही बता सकता था। क्या हुआ माँ, रमन के लिए कोई लड़की पसंद आई या नहीं आई? अरे नहीं बेटा, अभी कहाँ कोई पसंद आई है। सारी की सारी लड़कियाँ आजकल कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न हो गई है। 1 2 3 बॉयफ्रेंड्स रखना, गुस्सा करना, चुगली करना, जैसा उनके लिए आम सी बात हो गई है। माँ, मेरे ऑफिस में 1 2 लड़कियाँ हैं, तुम कहो तो मैं उनसे बात करूँ? अरे नहीं नहीं, रहने दे। तो उन्हें बड़ी बहू को भी वहीं से पसंद किया था। रहने दे। वो तो तुम्हारी बात सही है माँ। तो मुझ में बुराई क्या है, हाँ, जो आप ऐसा कह रहे हैं? अरे हम तो मजाक कर रहे हैं बड़ी बहू। तू तो बहुत अच्छी है, बिल्कुल गुणवान है, छल कपट से परे। आपको बड़ी खांसी आ रही है। अरे अब तुम्हारे सामने मैं खांस भी नहीं सकता क्या? माँ, आपको जैसी लड़की ढूंढनी हो मेरे लिए आप ढूंढ सकती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अरे मैं जानती हूँ बेटा, तू मुझ पर आंख बंद करके विश्वास करता है, इसीलिए तो मैं तेरे लिए बहुत गुणवान लड़की ढूंढना चाहती हूँ, जो इस घर का मान और बढ़ा दे। हाँ रमन, सही है, माँ की पसंद से ही शादी करना, बहुत खुश रहेगा। आपका क्या मतलब है? आप मुझसे शादी करके बहुत दुखी है क्या? अरे ऐसा कुछ नहीं है बड़ी बहू, चलो आप खाना खा लो साहब। माफ़ कीजिएगा, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप जैसी लड़की ढूंढ रही है ना, ऐसी लड़की मिलना नामुमकिन है बिल्कुल भी। आप इंतज़ार करती रह जाएंगी। अगर कोशिश करो तो भगवान भी मिल जाते हैं, तो फिर ये तो लड़की है। मैं अपने रमन के लिए ऐसी गुणवान लड़की ढूंढ कर ही रहूँगी। हाँ, मैं भी देखती हूँ कैसे मिलती है आपको आपकी पसंद की गुणवान लड़की। सविता को विश्वास था कि वो ऐसी लड़की ढूंढ लेगी और इसी आस में अब वो रोज़ मंदिर भी जाने लगी थी। हे भगवान, अब और कितना इंतज़ार करवाएगा। मेरी पसंद की बहू अब भेज दो ना। अरे सविता जी, अच्छा हुआ आप मुझे मिल गई। मुझे ना आपको एक लड़की को दिखाना था यहाँ। अच्छा, यहाँ मंदिर में? हाँ, मंदिर में। वो रोज़ ना बहुत सुंदर भजन गाती है। अभी आप रुकिए, थोड़ी देर में बस आती होगी। ये लीजिए, नाम लिया और आ गई। इसका नाम वैदेही है। अरे ये तो बहुत सुंदर लग रही है। जितनी सुंदर है उतनी सुशील भी। यहाँ मंदिर में भजन भी गाती है और घर का पूरा काम भी जानती है। अच्छा, तो आप इसे कैसे जानती हैं?
अरे कुछ दिन पहले ही इसके पिताजी ने मुझे इसके लिए रिश्ता देखने को कहा था। मैं जब इसके घर गई तो इसके संस्कार देखकर मुझे आपकी याद आ गई। ये ना आपकी पसंद की लड़की है बिल्कुल। अरे ये तो बहुत सुंदर गा भी रही है सच में। इसके चरित्र के बारे में पता किया आपने? कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है? अरे मैंने पूरी जांच की है, आसपास वालों से भी पूछा है। सबका कहना है कि ये बहुत अच्छी लड़की है। अरे वाह, तो फिर देर किस बात की, आज इसके पिताजी से हम रिश्ते की बात करते हैं। रमन और वैदेही, इनके तो नाम भी राम और सीता की तरह है। आखिरकार सविता को अपनी पसंद की बहू मिल ही गई। अब तो वो जैसे सातवें आसमान पर थी। अब तो उसने बिना देर किए रमन और वैदेही की शादी का मुहूर्त भी निकलवा दिया। अरे बहन जी, आपको भी सहपरिवार आना है, ठीक है? कोई बहाना नहीं चलेगा। मेरे रमन और वैदेही को आकर ज़रूर आशीर्वाद दीजिएगा। खुश तो ऐसे हो रही हैं जैसे खुद की शादी हो। जब से ये वैदेही इन्हें मिली है, मेरी सास को जैसे स्वर्ग मिल गया है। जाने दो, मुझे क्या इससे। सारी लड़कियां एक जैसी होती है। आने के बाद मेरी सास को भी पता लग ही जाएगा। अरे कविता बहू, अब मन में सुकड़ना बंद कर, चल शादी की तैयारियों में लग जा। हाँ हाँ, बस काम ही तो कर रही थी मैं। सविता ने रमन और वैदेही की शादी बड़े ही धूमधाम से करवाई और वैदेही का स्वागत भी बड़े जश्न के साथ किया। छोटी बहू, ये ले मेरी तरफ से तेरे लिए तोहफा। अरे माँ जी, इसकी क्या ज़रूरत है? मेरे लिए तो आपका आशीर्वाद ही काफ़ी है। मैं जानती हूँ बहू, तुझे इन सब की लालसा नहीं, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि तू ये हार पहने। ये तुझ पर बहुत अच्छा लगेगा। अब आपकी इच्छा मैं कैसे टाल सकती हूँ माँ जी? माँ, आखिर तुम्हें तुम्हारी पसंद की बहू मिल ही गई। अब तो खुश हो ना? अरे मैं तो इतनी खुश हूँ कि सातवें आसमान पर पहुँच गई हूँ। संभल के माँ जी, कहीं आप सातवें आसमान से नीचे ना गिर जाए झटके से। तो उसकी चिंता मत कर बड़ी बहू, मैं नहीं गिरूंगी। चलो अब तुम दोनों भी आराम कर लो, थक गए होंगे। सविता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और वैदेही भी पूरी कोशिश कर रही थी कि वो अपने नए ससुराल में सबका दिल जीत सके। आइए, सब खाना लग गया है। आज मैंने सबके लिए हलवा पूरी बनाया है। अरे वाह, क्या खुशबू आ रही है। अरे तुम तो हम सबकी आदत ही खराब कर डालोगी अच्छा अच्छा खाना खिला के। आखिर बहू किसकी है? अरे किसकी चिट्ठी है? किसी वैदेही के नाम पे है। मैं ले लेती हूँ चिट्ठी। अभी परसों ही तुम्हारे नाम पर एक चिट्ठी आई थी ना? तुम्हारे माता पिता इतना याद करते हैं क्या तुम्हें? हाँ, उन्हें मेरी बहुत याद आती रहती है, इसलिए मैं ये चिट्ठी अंदर रख कर आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है बेटा। 3 दिन में 2 चिट्ठियाँ? कौन लिखता है अपनी बेटी को? अरे जिनकी बेटियाँ अच्छी होती हैं ना, उनके माता पिता लिखते हैं कविता, तुम नहीं समझोगी। आप तो चुप ही कीजिए, समझे? जब देखो मेरा मजाक बनाते रहते हैं। अरे वैदेही, तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? सब ठीक तो है ना बेटा? हाँ हाँ, सब ठीक है माँ जी। आप खाइए ना हलवा पूरी। ऐसा क्यों लग रहा है कि तू बहुत घबराई हुई है? नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अभी आती हूँ। चिट्ठी आने के बाद वैदेही का बर्ताव बिल्कुल बदला हुआ सा था, जो कविता को परेशान कर रहा था। लेकिन सविता ने उस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पर ये क्या, अगले दिन वैदेही के नाम से एक और चिट्ठी। अरे आज फिर से चिट्ठी आई है वैदेही? हाँ माँ जी, वो बस यूं ही। तुम्हारे मायके में सब ठीक तो है ना बेटा? हाँ माँ जी, सब ठीक है। फिर तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? जैसे तुम्हारी कोई चोरी पकड़ी जा रही हो। नहीं तो भाभी, मैं कहाँ घबरा रही हूँ। हाँ वैदेही बहू, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? तुम्हारे चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ा हुआ है। नहीं नहीं माँ जी, ये तो बस मेरे काका काकी की चिट्ठी है, मैं अंदर रख कर आती हूँ। अजीब बात है, आजकल मोबाइल के ज़माने में सब लोग इससे चिट्ठी लिखते रहते हैं, और ये इतना घबरा क्यों जाती है चिट्ठी देखते ही? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है माँ जी? वैसे वैदेही लगती तो नहीं कि कोई गड़बड़ कर दे, पर क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे मायके से चिट्ठी आती है तो लड़कियां इमोशनल हो ही जाती है। ऐसा ही होगा, मुझे क्या। मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि वैदेही जब भी उसकी चिट्ठी आती है तो अजीब सा बर्ताव करती है, जैसे कुछ छुपा रही हो। पर ये भी सही है, वो वैसी लड़की है नहीं। चलो
मैं चली अपने कमरे में, आप भी आराम कर लीजिए माँ जी। परेशानी की तो कोई बात है नहीं। हाँ, सविता बाहर से तो कह रही थी कि उसे वैदेही पर पूरा भरोसा है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में उसे भी वैदेही का बर्ताव अजीब तो लग रहा था। वैदेही, ये पोस्टमैन फिर से तुम्हारे लिए चिट्ठी देकर गया है। क्या बात है, हर दूसरे दिन तुम्हारे लिए कोई ना कोई चिट्ठी आ जाती है। लगता है सबकी चहीती हो वैदेही। हाँ भाभी, बस यही समझ लीजिए। वैदेही, ये रोज़ रोज़ तुम्हें चिट्ठी कौन लिख रहा है? कुछ परेशानी हो तो तुम मुझे बता सकती हो। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरी सहेली ने चिट्ठी लिखी है। अरे वाह, कभी माता पिता, कभी काका काकी, कभी सहेलियाँ, सब लोग तुम्हें चिट्ठी लिख रहे हैं वैदेही। लगता है तुम्हारे बहुत सारे चाहने वाले हैं। क्यों माँ जी, मैं सही कह रही हूँ ना? तुम्हारी ऐसी कौन सी सहेलियाँ हैं वैदेही, उनको तुम्हारी इतनी ही याद आ रही है तो उन्हें घर पर बुला लो। हाँ हाँ, घर पे बुला लो ना। तुम्हारे चाहने वालों को हम भी तो देखे वैदेही कि उन्हें तुम्हारी इतनी याद क्यों आती है। ज़रूर बहुत गहरा रिश्ता होगा माँ जी, तभी तो हर दूसरे दिन चिट्ठी लिखते रहते हैं वैदेही को। एक काम करो, बुला ही लो आज उन्हें। नहीं माँ जी, इसकी क्या ज़रूरत है, उन्हें मुझे चिट्ठी लिखना पसंद है, यूँ ही बस शरारत करती रहती है। अरे इतनी शरारत करना भी सही नहीं है बहू। कभी कभी आपकी छोटी सी गलती भी आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। ये तुम्हारा ससुराल है, यहाँ ऐसी चिट्ठियाँ भेजना क्या शोभा देता है? सॉरी माँ जी, मैं आगे से ध्यान रखूँगी इस बात का। ध्यान तो लगता है अब माँ जी को भी रखना पड़ेगा। क्यों माँ जी? एक काम करो, लाओ ये चिट्ठी मुझे दो, मैं भी देखूँ तुम्हारी सहेलियाँ क्या मजाक करती है तुम्हारे साथ। हाँ हाँ, लाओ लाओ, हम भी पढ़ के देखते हैं ये ऐसा क्या है इस चिट्ठी में। नहीं माँ जी, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं इसे अंदर रख कर आती हूँ, आप परेशान मत होइए। माँ जी देखिए, मैं आपको भड़काना नहीं चाहती, लेकिन सच में वैदेही की हरकतें कुछ सही नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है कि वो हम सबसे कुछ छुपा रही है। मैं जानती हूँ, अब मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा है, लेकिन मुझे विश्वास है कि वो जल्दी ही हमें सब कुछ बता देगी, सच सच। ठीक है माँ जी, आप जैसा कहे, मैं आपके फैसले के खिलाफ नहीं जाऊंगी। कविता और सविता दोनों को अब वैदेही पर शक होने लगा था, लेकिन वैदेही सच बता नहीं रही थी कि आखिर उसे कौन चिट्ठी लिखता है। और इस बार तो उसने चुपके से चिट्ठी ली और बिना किसी को बताए अपने कमरे में रख कर आई। देखा माँ जी, मैंने कहा था ना, वैदेही के लिए एक और चिट्ठी आई है। देखिए, इसीलिए तो मैं आपको छत पे ले आई। ये देखिए कैसे वो चुपके से चिट्ठी लिए जा रही है, वो भी बिना किसी को बताए। वैदेही के मन में आखिर चल क्या रहा है? आखिर ऐसा कौन है जो उसे इतनी सारी चिट्ठियाँ लिख रहा है? माँ जी, अब बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहूँ। मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम खुद ही उन चिट्ठियों को पढ़ लें। मुझे तो नहीं लगता कि वैदेही कभी भी हमें उन चिट्ठियों के बारे में बताएगी। क्या ये करना सही होगा कविता? अरे माँ जी, आप रमन के बारे में सोचिए। अरे उसे ऐसा कुछ पता चल गया तो उसकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। इससे तो अच्छा है कि हम ही इस मामले को जानकर सुलझा लें। हाँ, ये तो बिल्कुल सही कह रही है बड़ी बहू, हमें ही इस मामले की तह तक जाना होगा। ठीक है माँ जी, वैदेही शाम को जब मंदिर जाएगी तब हम उसके कमरे में जाकर उन चिट्ठियों को देख लेंगे कि आखिर उनमें लिखा क्या है। कविता और सविता शाम को वैदेही के जाने के बाद उसके कमरे में छानबीन करने जाती है। कहाँ रखी है चिट्ठियाँ? अरे अच्छे से ढूंढना, यहीं कहीं होगी। हाँ हाँ, मैं देख तो रही हूँ माँ जी। बड़ी बहू देख, ये रही चिट्ठियाँ। हाँ, आप खोलकर पढ़िए ना, क्या लिखा है इनमें। हे भगवान जी, ये क्या लिखा है इसमें? क्या हुआ माँ जी, क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है कि मैं तुम्हारी याद में तड़प रहा हूँ, तुम्हारी शादी के बाद भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हे भगवान, वैदेही बहू से मुझे ये आशा ना थी। अरे ये कैसे हो सकता है माँ जी, वैदेही तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। फिर ये सब? अरे तभी तो वो चिट्ठियाँ हमसे छुपाया करती थी, उसका आशिक ये सब लिखता है उसे। मैंने कितने अरमानों से उसे अपनी बहू बनाया था, मुझे तो वो सीता जैसी लगती थी, लेकिन आज ये सब पढ़ने के बाद मुझे नफरत हो गई है। अरे नहीं माँ जी, अब परेशान मत होइए, हम वैदेही से इस बारे में ज़रूर बात करेंगे। अरे कुछ गलतफहमी हो गई होगी शायद। नहीं बड़ी बहू, कोई गलतफहमी नहीं है, अब सारी सच्चाई सामने आ गई है। तो अब हमें क्या करना चाहिए माँ जी? हम वैदेही से बात करें इस बारे में? नहीं,
अब वैदेही को सबके सामने अपने कर्मों का सच बताना होगा। मैं रात को सबके सामने उसका सच सबके सामने लाऊंगी। सविता का मन बहुत टूट चुका था। उसने रात को पंकज और रमन के आने के बाद सबको आंगन में बुलाया। क्या हुआ माँ, कुछ परेशान लग रही हो, सब ठीक है ना? माँ जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं दवाई लेकर आऊँ आपके लिए? मेरी बीमारी की वजह तुम ही हो वैदेही। मैंने क्या किया माँ जी? ये रही वो चिट्ठियाँ, तुम्हारी चरित्रहीनता का सबूत। ये चिट्ठियाँ आपको कहाँ? क्यों, अब जुबान नहीं खुल रही तुम्हारी? तुम्हारा सच सबके सामने आ चुका है। मैंने तुम्हें क्या समझा था और तुम क्या निकली छोटी बहू। माँ जी प्लीज़ मुझे मौका दीजिए अपनी बात रखने का। बस, कुछ नहीं सुनना मुझे अब। तुम्हारा यूं इस तरह चिट्ठियों को छुपाना तुम्हारे चरित्र को दर्शाता है। नहीं माँ जी, जैसा आप कह रही है वैसा नहीं है, मैं आपको बताने ही वाली थी। इसीलिए तुम अपने आशिक की चिट्ठियाँ छुपा रही थी? यह देख रमन इसकी करतूत। ये सब क्या है वैदेही? मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया, सच में ये चिट्ठियाँ वो। अब ये वो इन सब से कुछ नहीं होगा। तुमने हम सबका भरोसा तोड़ा है। भरोसा तो टूटा है माँ, लेकिन ये भरोसा वैदेही ने नहीं, कविता ने तोड़ा है। कविता ने? माँ ये लिखावट देखो, ये किसी और की नहीं बल्कि कविता की लिखावट है। मैं इस लिखावट को अच्छे से जानता हूँ। अब ये मत कहना कि ये तुमने नहीं लिखे, समझी? क्योंकि मुझे पता है कि ये तुम्हारी लिखावट है। वो मुझे जलन होने लगी थी कि वैदेही को माँ जी से इतना प्यार मिल रहा है, इसलिए मैंने ये चिट्ठियाँ भेजना शुरू कर दिया था। और मैं डर गई थी कि आप सब मेरा विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। बड़ी बहू, ये क्या किया तुमने? मैंने सीता जैसी अपनी बहू पर इतने सारे आरोप लगा दिए। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, मैंने जलन में आकर पता नहीं क्या कर डाला। वैदेही, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ, प्लीज़ मुझे सजा दो। भाभी आप मुझसे बड़ी हैं, मैं बस आपसे इतना ही कहूँगी कि किसी भी लड़की के चरित्र पर कभी भी इस तरह कीचड़ उछालना नहीं चाहिए। एक लड़की के लिए उसकी इज्जत ही सब कुछ होती है। मुझे माफ़ कर दो वैदेही, माँ जी सच्ची कहती थी। वैदेही सच में सीता जैसी है। वैदेही, तुम्हारा स्वभाव भी बिल्कुल कोमल और शीतल है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं भी माँ जी आपसे माफ़ी मांगना चाहती थी कि मैंने आपको इन सब के बारे में नहीं बताया। नहीं, तुम माफ़ी मत मांगो, गलती तो मेरी है। मैंने ही अपनी पसंद का विश्वास नहीं किया। चलो अब माफ़ी बहुत हो गई। अब कविता, तुम्हारी सज़ा यह है कि आज से 1 महीने तक तुम कुछ नहीं बोलोगी, बस चिट्ठियों में बात करोगी। क्या? हाँ, यही है तेरी सज़ा। ना कुछ बोलेगी, ना ही मेरा सर दर्द होगा। माया और कार्तिक को कनाडा में शिफ्ट हुए 3 साल हो गए थे। कार्तिक के माता पिता विदेश नहीं आना चाहते थे, इसलिए वो उसके साथ नहीं आए। लेकिन अब उनकी भी उम्र हो चुकी थी और उनका ख्याल रखना भी ज़रूरी था। इसलिए कार्तिक ने अपने माता पिता को यहीं कनाडा में लाने का फैसला किया, जिससे कि वो उनके साथ रह पाए। आर यू श्योर कि वो दोनों यहाँ रह पाएंगी? I mean, तुम जानती हो कि वो गांव में रहते हैं, उनका रहन सहन कितना अलग है। मुझे नहीं लगता वो यहाँ एडजस्ट कर पाएंगे। कार्तिक, तो हम किस लिए हैं माया? मैं जानता हूँ कि उन्हें पहले बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन फिर अगर हम उन्हें सपोर्ट करेंगे तो वो एडजस्ट हो जाएंगे यहाँ। फिर भी सोच लो एक बार और कार्तिक। मैं यहाँ हूँ और वो इतनी दूर है मुझसे। अगर कभी उनकी तबीयत ख़राब हो गई या किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई तो कैसे हम उन तक पहुँच पाएंगे? इसलिए अब मैंने फ़ैसला कर लिया है कि वो दोनों हमारे साथ ही रहेंगे। माया को अपने देहाती सास ससुर को कनाडा लाना सही नहीं लग रहा था, पर वो कार्तिक को मना भी नहीं कर सकती थी। कुछ ही दिनों में उसके माता पिता वहाँ आ ही गए और कार्तिक और माया उन्हें एयरपोर्ट लेने जा रहे थे। चलो माया, माँ बाबूजी का प्लेन लैंड कर गया होगा, जल्दी चलो। हाँ बस आई। कार्तिक और माया कावेरी और रमन को एयरपोर्ट लेने जाते हैं और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि दोनों बहुत परेशान से लग रहे थे। अरे क्या हुआ बाबूजी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? अरे बेटा, हमारा सामान कहीं खो गया। प्लेन से उतार दिया पर सामान नहीं दिया, कहीं चोरी तो नहीं हो गई?
हे भगवान, इन्हें तो ये भी नहीं पता कि सामान को लेने के लिए वहाँ इंतज़ार करना पड़ता है। देखिए वहाँ सबके बैग्स कैसे अंदर से। कोई बात नहीं माँ बाबूजी, आप पहली बार एयरपोर्ट आए ना, होता है सबके साथ ऐसा। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। चलिए मैं आपका सामान ले आता हूँ। हाँ बेटा, पर बहुत सारा सामान है, यहाँ पर कुली नहीं है क्या? उससे उठवा लेते थोड़ा सामान। कूली, और वो भी एयरपोर्ट पर। क्या भी बाबूजी। अब यहाँ ना इस तरह की ट्रॉलीज होती है बाबूजी, मैं इसमें ले आता हूँ सामान। हाँ हाँ ले आ बेटा। ये ट्रॉली तो हाथ गाड़ी की तरह लग रही है ना जी। अरे माँ जी, कहाँ ये ट्रॉली और कहाँ हाथ गाड़ी? आप तो अभी तक नहीं बदली, वैसी की वैसी हैं। माया हर बात में रमन और कावेरी का मजाक बनाती है, उन्हें ऐसा जताती कि वो गांव से आए हैं और देहाती हैं। ला बहू, मैं तेरी कुछ मदद कर देती हूँ। अरे आप क्या करेंगी मेरी मदद माँ जी? ये मॉड्यूलर किचन है, गांव का चूल्हा नहीं जहाँ आप खाना बनाती हैं। आपको यहाँ कुछ समझ में नहीं आएगा। ये सब इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाली मशीनें हैं। ये चॉपर, ये मिक्सर, ये माइक्रोवेव, इसके तो आपने नाम भी नहीं सुने होंगे कभी। बात तो तेरी सही है बहू, पर एक बार तो मुझे सिखाएगी तो मैं कोशिश करूँगी ये सब चलाने की। नहीं नहीं नहीं, ये सब बहुत महंगे हैं। आपको कुछ आता जाता है नहीं, सब खराब कर दिया तो मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। तुम उन्हें सिखाओगी तो आएगा ना, पहले ही उन्हें डीमोटिवेट कर रही हो। अब आप मेरे साथ आइए माँ, मैं आपको ना बाद में सब कुछ सिखा दूँगा। पहले पहले माया को भी कुछ नहीं आता था, उसने भी सब कुछ यहाँ आकर ही सीखा है। हाँ? माया हर बात में अपने सास ससुर को नीचा दिखाती, उन्हें यह एहसास कराती कि उन्हें कुछ भी नहीं आता और वो कभी विदेश में एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। एक दिन बाबूजी घर में टीवी चलाने की कोशिश कर रहे थे, पर उनसे चल नहीं रही थी। अरे टीवी कैसे चलाते हैं, और ये रिमोट भी बहुत अजीब है, क्या करूँ? बहू से पूछता हूँ। अब माया बहू, ज़रा यहाँ आना तो। जी कहिए, क्या हुआ? ये टीवी नहीं चल रही, कैसे चलाते हैं इसे? इतनी देर से कोशिश कर रहा हूँ, चल ही नहीं रही। आपसे चलेगी भी नहीं बाबूजी, ये स्मार्ट टीवी है, टच स्क्रीन रिमोट है इसका। आपको तो उस पुराने टीवी की आदत होगी ना। अभी भी खटारा टीवी चलती है कि गुजर गई? नहीं नहीं, वो टीवी तो अभी भी बहुत अच्छी चलती है बहू। अब रहने दे, मुझे नहीं देखनी टीवी। हाँ, वैसे भी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा इस टीवी पे, रहने दीजिए। माया की बातों से कावेरी और रमन को दुख हो रहा था। अब उन्हें विदेश में मज़ा भी नहीं आ रहा था, उन्हें अपने गांव की याद आने लगी थी, क्योंकि यहाँ तो बस उन्हें ये जताया जा रहा था कि वो यहाँ के हैं नहीं और उन्हें कुछ आता नहीं। और तो और उन्हें माया जो खाना बना रही थी वो खाने में भी मज़ा नहीं आ रहा था। माया, तुमने फिर से पिज़्ज़ा बर्गर बना दिया। मैंने कहा था ना कल दाल रोटी बना देना, माँ बाबूजी को ये सब खाने की आदत नहीं है। अरे पर हम दोनों को तो यही सबसे ज़्यादा पसंद है ना, इन्हें भी धीरे धीरे आदत हो जाएगी। अब तो इन्हें यहीं रहना है। कोई बात नहीं बेटा, हम भी यही खा लेते हैं। अरे अरे, ये कैसे खा रहे हैं आप दोनों? ये पिज्ज़ा है, रोटी सब्जी नहीं। इन्हें तो पिज्ज़ा तक ढंग से खाना नहीं आता कार्तिक। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि इन्हें यहाँ मत लाओ, नहीं कर पाएंगे एडजस्ट, पर तुम्हें तो मेरी सुननी होती नहीं। हर किसी को नई जगह पर एडजस्ट होने में टाइम लगता है माया, हमें भी तो लगा था ना, पर तुम इन्हें हर बार यही जता देती हो कि इन्हें कुछ भी नहीं आता। तुम दोनों हमारी वजह से मत लड़ो बेटा। वैसे भी तुम्हारे बाबूजी और मैं सोच रहे थे कि हम गांव वापस चले जाते हैं। बहू ठीक ही तो कह रही है, हम यहाँ कुछ नहीं समझ पाएंगे। हाँ कार्तिक बेटा, हमें गांव की याद आ रही है, तू हमारी वापसी की टिकट करवा दे, हम चले जाएंगे वापस। ये आप कैसी बात कर रहे हैं माँ बाबूजी? धीरे धीरे आपको सब कुछ अच्छा लगने लगेगा, यहाँ मुझ पर भरोसा रखिए। अगर उन्हें यहाँ मज़ा नहीं आ रहा तो जाने दो ना, क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हो उनके साथ? कार्तिक के लाख समझाने पर भी रमन और कावेरी नहीं माने, पर कार्तिक को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी कि उसके माता पिता का दिल टूट गया, जिससे वो उसके साथ रहना नहीं चाहते। उसने फैसला किया कि वो कुछ दिन उनके साथ गांव जाएगा और वक्त बिताएगा, जिससे वो उन्हें थोड़ी सी सही खुशी दे पाए। क्या गांव चलना है कुछ दिनों के लिए? अरे पर क्यों? ये तुम पूछ रही हो? तुम्हारी वजह से ही वो दोनों यहाँ से जा रहे हैं। अब मैं और कुछ नहीं सुनूंगा माया,
हम दोनों चल रहे हैं, ये फाइनल है। और अगर तुमने इस बार कुछ उल्टा सीधा कहा तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। ठीक है, नाराज मत हो ना। चलते कुछ दिन गाँव उनके साथ, मैं कुछ नहीं कहूँगी अब। कार्तिक ने माया को अच्छे से समझा दिया कि वो दोनों कुछ दिन गांव में ही रुकेंगे, जिससे उनके माता पिता को भी अच्छा लगे। कार्तिक और माया रमन और कावेरी के साथ गांव आ जाते हैं, जहां गांव का हर एक इंसान रमन और कावेरी की बहुत इज्जत करता था। ये देखकर माया को थोड़ा अजीब लग रहा था। अरे कावेरी बहन, ये तुम्हारी बहू है ना? हाँ, ये मेरी बहू है माया। अरे पर इसके कपड़े तो देखो ज़रा, इतना भी लिहाज नहीं कि बड़ों के सामने कैसे कपड़े पहनने चाहिए। आजकल की लड़कियां कुछ साल विदेश क्या रह लेती हैं, अपनी भारतीय संस्कृति और संस्कार भूल ही जाती हैं। देखो तो ज़रा, इतनी देर से आई है पर बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद तक नहीं लिया इसने अभी तक। अब अरे सॉरी मौसी जी, पाए लागू। खुश रह, आगे से ध्यान रखना बहू। पैदा तो तू भारत में ही हुई है ना, विदेश में थोड़ी ना पैदा हुई है। हाँ, ये विदेश रहकर आई है ना शीला, इसीलिए इसे कछु नहीं आता। अरे अब बस भी करो, क्यों मेरी बहू के पीछे पड़ गई हो? गांव में इतने सालों बाद आई है, धीरे धीरे सीख जाएगी सब कुछ। गांव में आते ही माया को गांव की औरतों ने घेर लिया। जैसे रमन और कावेरी के लिए विदेश एक नई जगह थी, जिसके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता था। ठीक उसी तरह माया के लिए गांव भी बिल्कुल नया सा था, जहां उसे कुछ नहीं पता था। पर यहाँ उसके सास ससुर उसे बहुत सपोर्ट कर रहे थे। सुबह सुबह माया रसोई में आती है, पर उसे तो पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच के अलावा और कुछ बनाना आता ही नहीं था। वो इधर उधर देखने लगी पर कुछ नहीं मिला। तब वो कावेरी के पास आती है। ला बहू, मैं तेरे लिए नाश्ता बना देती हूँ और तुझे कुछ आसानी से बनने वाली चीज़ें भी सिखा देती हूँ। तो विदेश जाकर भी इसे बना सकती है। जी ठीक है। कावेरी ने एक एक करके माया को सब समझाया और उसे चूल्हा कैसे जलाते हैं, मसाले कैसे होते हैं, ये सब भी बताने लगी। इतने में पड़ोस की शीला वहाँ आ गई। ये लो, बहू के होते हुए तू रसोई में काम कर रही है, इसे कुछ भी नहीं आता क्या? अरे ऐसी बात नहीं है, माया तो बहुत होशियार है हर काम में। ये तो मैंने ही उससे कहा कि मैं बना देती हूँ नाश्ता, आज तू भी हमारे साथ नाश्ता कर ले। हाँ, पर मुझे ना ये कढ़ाई का काम कराना था, मेरा चश्मा टूट गया है। मैंने सोचा तेरे पास आ जाती हूँ। कोई बात नहीं, जब तक तू खाना बना ले तब तक माया बहू कढ़ाई का काम कर देगी, है ना माया? मुझे कढ़ाई का काम नहीं आता मौसी। क्या कढ़ाई का काम नहीं आता? तुझे पता है तेरी सास कढ़ाई की क्लास देती है। इस गांव में दूर दूर से लड़कियां इसे सीखने आती हैं। बहुत नाम है तेरी सास का इस गांव में। इतना ही नहीं, सरकार की तरफ से इसे कई सारे पुरस्कार भी मिल चुके हैं। क्या सच में माँ जी? अरे ये कावेरी तो बस यूं ही मेरी तारीफ कर रही है, तू इस पर ध्यान मत दे। यूं ही तारीफ नहीं कर रही, इसने मेरी बेटी को कढ़ाई का काम सिखाया था। आज वो शहर में फैशन डिज़ाइनर का काम करती है, सब कावेरी की वजह से। ये सब सुनकर माया को बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि उसे तो लगता था कि उसकी सास को कुछ भी नहीं आता, वो बहुत देहाती है। उसे याद आ रहा था कि कैसे उसने कावेरी को बेइज्जत किया था, पर उसने फिर भी पलट के उसे कुछ नहीं कहा। जबकि कावेरी का इस गांव में बहुत ज़्यादा मान और इज्जत है, पर माया का घमंड अब भी उसे अपनी गलती मानने नहीं दे रहा था। वो अब भी इन सब से इनकार कर रही थी। कैसा लग रहा है तुम्हें गांव में? तुम जानते हो, अब मुझे कनाडा के तौर तरीकों की आदत पड़ गई है। मुझे यहाँ एडजस्ट होने में प्रॉब्लम आ रही है। तुम यहाँ मुझे जानबूझकर लाए हो ना? हाँ, मैं तुम्हें यहाँ जानबूझकर लाया क्योंकि तुम्हें भी तो पता चलना चाहिए कि नई जगह पर आकर एडजस्ट करने में सबको दिक्कत होती है। तुम्हें भी हो रही है ना? ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ गांव में ऐसा क्या है जो मुझे दिक्कत होगी? बस थोड़ा सा अलग है और क्या। पर मैं अब भी कह रही हूँ, माँ जी और बाबू जी कनाडा में नहीं रह पाएंगे। माना उनकी गांव में बहुत इज्जत है, पर गांव और कनाडा में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर ऐसा है तो कल से घर का पूरा काम तुम करना, खेत से सब्जियां तोड़ने भी तुम जाना, गाय को चारा खिलाना, पूजा करना, बर्तन भी साफ करना। और तुमने अगर ये सब आसानी से कर लिया तो मैं मान जाऊंगा,
कि माँ बाबूजी कनाडा में नहीं रह पाएंगे। तुम बिल्कुल सही थी। हाँ हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं सब कर लूँगी आसानी से। माया ने अपने घमंड में सारा काम अपने हाथ में ले लिया। कार्तिक ने अपनी माँ से कह दिया कि वो कोई भी काम ना करे और ना ही माया की मदद करे। माया ने अकड़ में हाँ तो कह दिया था, पर उससे अब सब कुछ आसानी से हो नहीं पा रहा था। अरे इतनी सुबह सुबह क्यों उठते हैं ये गांव वाले। अब सबसे पहले खेत जाना पड़ेगा सब्जी लाने, और उसके बाद गाय का दूध निकालो, फिर खाना बनाओ। बट इट्स ओके, मैं सब कर लूँगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। माया खुद को समझाती है और खेत में सब्जियां तोड़ने जाती है, जहां खेत में उसके पैर पूरे कीचड़ से भर जाते हैं। ये क्या हो गया, मेरे सारे कपड़े पैर सब कीचड़ में भर गए। अब मुझे तो पता भी नहीं चल रहा कि कौन सी सब्जी पकी हुई है और कौन सी अभी तक नहीं पकी। अब क्या करूं। तभी पीछे से कावेरी आती है। माया देख, ऐसी सब्जियां जो पूरी तरह लाल हो गई हैं और आसानी से तोड़ सकते हैं, ऐसी सब्जियां ही खेत से लानी चाहिए। यह खाने में भी स्वाद देती है और पकाने में भी अच्छी होती है। अच्छा ऐसा होता है। हाँ, अब मैं समझ गई। कावेरी ने माया को खेत से सब्जी तोड़ना, गाय का दूध निकालना और गाय की कैसे सेवा की जाती है ये सब कुछ समझाया, जबकि कार्तिक ने अपनी माँ को माया की मदद करने से मना किया था। पर आप मेरी मदद क्यों कर रही हैं? आपको तो कार्तिक ने मना किया है ना मेरी मदद करने से। फिर? क्योंकि मैं जानती हूँ कि नई जगह पर आकर कैसा लगता है। जब आपको उस जगह के बारे में कुछ भी पता ना हो और कोई आपकी मदद भी ना करे उसे समझने में, तो आप कितना बुरा महसूस करते हैं, इस बात का एहसास है मुझे। इसलिए मैं नहीं चाहती कि तू भी इन सब से गुजरे। तू कार्तिक से मत कहना कि मैंने तेरी मदद की, तू कह देना कि तूने ये सब अपने आप किया है। चल अब घर चलते हैं, खाने की तैयारी करते हैं। जी। देख माया, इसे ना सिलबट्टा कहते हैं। जैसे तेरे घर पे वो मिक्सचर था ना, ठीक वैसे ही यहाँ चटनी पीसने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तुझे इमली की चटनी बहुत पसंद है ना, मैं दिखाती हूँ इसे कैसे पीसते हैं। हाँ, ज़रा चख के बता कैसी बनी है। ये तो बहुत टेस्टी है सच पे। वहाँ कनाडा में रहकर तो मैं जैसे हिंदुस्तानी खाना भूल ही गई थी, और सच कहूँ तो मुझे बनाना भी नहीं आता। पर आपसे मैंने बहुत कुछ सीख लिया है, अब वहाँ जाकर सब कुछ बनाऊंगी। ठीक है, ले अब तो कर, मैं जाती हूँ क्योंकि सामने से कार्तिक आ रहा है। कावेरी रसोई से चली जाती है। कार्तिक रसोई में आता है और देखता है कि माया सिलबट्टे पर चटनी पीस रही है। अरे वाह, तुम्हें आ गया सिलबट्टे पर चटनी पीसना? हाँ, मैंने कहा था ना मैं सब कुछ कर लूँगी। देखो मैंने सब कुछ संभाल लिया। अब तो तुम्हें मुझसे हार माननी ही पड़ेगी। ठीक है, 2 दिन बाद हम यहाँ से जा रहे हैं और कल गांव वालों ने बाबूजी के लिए एक सम्मान समारोह रखा है, तो कल तुम तैयार रहना, हम सबको वहाँ चलना है। ठीक है। दूसरे दिन माया, कार्तिक, कावेरी और रमन समारोह में पहुँचते हैं, जहाँ स्टेज पर एक नौजवान खड़ा था और उसने रमन के बारे में बोलना शुरू किया। आज ये सम्मान हम रमन जी को दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने इस गांव के लिए, इस गांव के नौजवान पीढ़ी के लिए वो कर दिखाया जो कोई भी नहीं कर सकता था। उन्होंने इस गांव में कंप्यूटर्स लाए और सबको सिखाए भी, जिसकी वजह से हम सबको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिली, मौके मिले। नहीं तो हम कभी गांव के बाहर की दुनिया देख ही नहीं पाते। रमन जी गांव के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कंप्यूटर सीखा और हम सबको भी सिखाया। सब लोग उनके लिए ज़ोर से तालियां बजाइए। बाबूजी को कंप्यूटर चलाना आता है? हाँ, वो इस गांव में सबसे पहले कंप्यूटर ले आए और सबको सिखाया भी। ये सुनकर माया को याद आया कि उसने बाबूजी को ये कह दिया था कि आपको टीवी नहीं चलाने आएगी। वो किस्सा याद करके माया की आंखें शर्म से झुक गई। उसे अपने आप पर शर्म आ रही थी और ये पहली बार था जब उसे एहसास हुआ कि जिनकी उसने इतनी बेइज्जती की विदेश में रहन सहन के कारण, उनका इस गांव में इतना नाम और इज्जत है। वो अपने आप से नज़रें नहीं मिला पा रही थी, पर फिर भी उसने घर आकर भी अपने सास ससुर से कुछ नहीं कहा। और दूसरे दिन जब वो सामान लेकर निकल रहे थे तब, अच्छा बहू, तुम अपना ध्यान रखना, वहाँ अच्छे से खाना पीना और फ़ोन करते रहना दोनों। नहीं माँ जी, फ़ोन नहीं करेंगे हम आपको। ये क्या बोल रही हो तुम माया?
दिमाग तो ठिकाने पर है तुम्हारा? अरे जब हम चारों साथ रहने वाले हैं तो फ़ोन क्यों करें? क्या? हाँ, मैंने आपका और बाबूजी का सामान भी बांध लिया है। आप भी हमारे साथ चल रहे हैं। पर हम दोनों तो वहाँ कुछ भी समझ ही नहीं पा रहे बहू। हाँ, जैसे मैं यहाँ नहीं समझ पा रही थी, पर आपने मुझे सब कुछ समझाया, मुझे सपोर्ट किया। माँ जी, बाबूजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, पर अब मुझे समझ में आ गया है कि सबको सब कुछ नहीं आता, पर अगर हम एक दूसरे की मदद करें तो हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। अब हम सब एक साथ रहेंगे। आपने मुझे सिलबट्टे पे काम करना सिखाया ना, मैं आपको मिक्सर चलाना सिखा दूंगी। आपने मुझे खाना बनाना सिखाया ना, मैं आपको बर्गर बनाना सिखा दूंगी। माँ, बाबूजी, प्लीज़ चलिए ना हमारे साथ, हम सब एक साथ अच्छे से रहेंगे। एक मिनट, मैं अपना गोगल तो ले लूं, कन्नड़ा में पहनूंगा। रश्मि की सास दमयंती को एक अजीब सा शौक था। उसे डोरबेल बजाने में बड़ा मजा आता था। दमयंती बिना बात के दूसरे लोगों के घर जाकर डोरबेल बजाकर वहां से चली जाती। दमयंती की इस आदत की वजह से रश्मि और आसपास के सब लोग बहुत परेशान थे। दमयंती के बेटे अविनाश ने अपनी माँ दमयंती को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती थी। एक दिन दमयंती बाजार से लौट कर आई और दरवाजे पर जोर जोर से डोरबेल बजाने लगी। अरे मम्मी जी, इतने घंटे क्यों बजा रही हैं? आ रही हूँ दरवाजा खोलने। अरे बहू, कब से डोरबेल बजाए जा रही हूँ, इतनी देर क्यों लगी तुम्हें? बाथरूम में थी मम्मी जी। आप भी हद करती हैं। एक बार डोरबेल बजाने के बाद कुछ देर इंतजार नहीं कर सकती? वो क्या है ना बहू, मुझे डोरबेल बजाने में बड़ा मजा आता है। जानती हो, अभी मैं आसपास के सारे घरों की डोरबेल बजा कर आई हूँ। क्या मम्मी, आप ही कमाल करती हैं। इस तरह बचकानी हरकत आपको शोभा नहीं देती। अरे सबकी अपनी अपनी हॉबी होती है। अब तुम कुछ करते हो तो मैंने कभी मना किया क्या? एक दिन दमयंती सुबह 5 बजे सोकर उठ जाती है और अपनी बहू रश्मि को जोर जोर से आवाज लगाती है, लेकिन रश्मि गहरी नींद में सोई हुई थी। रश्मि, अरे ओ रश्मि, जरा मेरे लिए चाय तो बना दे बहू। ओहो, कितनी गहरी नींद में सोई हुई है, मेरी आवाज भी नहीं सुनती। क्या हुआ मम्मी जी, इतनी सुबह सुबह मुझे आवाज क्यों दे रही है? आधे घंटे से बुला रही हूँ, सुनाई नहीं देता क्या? अरे मम्मी जी, इतनी सुबह सुबह आवाज देने की क्या जरूरत है? अरे मुझे चाय पीनी थी बहू, इसीलिए आवाज दे रही थी। मम्मी, लेकिन इतनी सुबह उठकर कौन चाय बनाता है? आपको भी ना इतनी आवाज नहीं देनी चाहिए थी। अरे ठीक है बेटा, आज के बाद मैं तुम्हें आवाज नहीं दूंगी, बल्कि ऐसा कुछ करूंगी कि मेरा काम आसान हो जाए। फिर दमयंती अपने बेटे बहू अविनाश और रश्मि के कमरे के बाहर एक डोरबेल लगवा देती है। अरे मम्मी, ये क्या किया? अब हमारे बेडरूम के बाहर आपने ये डोरबेल क्यों लगवा दी? ताकि मुझे अपनी बहू को जोर जोर से आवाज ना देनी पड़े। अरे जब भी बुलाना होगा घंटी बजा दूंगी। दमयंती की इस हरकत पर रश्मि हैरान भी थी और परेशान भी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी सास को कैसे समझाया जाए। अब दमयंती बार बार रश्मि के कमरे की घंटी बजाती और उसे डिस्टर्ब करती। एक दिन दोपहर के वक्त, अरे बहू, मैं जरा अपनी सहेली को मिलने जा रही हूँ। ठीक है मम्मी जी, जाइए। दमयंती जैसे ही जाने के लिए बाहर निकलती है, दरवाजे की डोरबेल बजाने लगती है। अरे मम्मी जी, डोरबेल क्यों बजा रही है? क्योंकि मैं घर से जा रही हूँ ना, इसलिए। मम्मी, घर आने पर घंटी बजाते हैं, जाने पर नहीं। रश्मि अपनी सास की हरकतों से बुरी तरह परेशान हो चुकी थी, लेकिन दमयंती जी सुधरने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब तो अड़ोस पड़ोस के लोग भी दमयंती की शिकायत करने लगे थे। और फिर एक दिन दमयंती को अपनी दूर की चाची जी के यहाँ से इनविटेशन आया। चाची ने दमयंती को कुछ दिन अपने घर रहने के लिए बुलाया था। दमयंती अपने चाची के घर पहुंची। उसने देखा कि दरवाजे पर एक साथ 4-5 डोरबेल लगी हुई थी। अरे चाची, ये क्या? आपके दरवाजे पर इतनी सारी 5-5 डोरबेल लगी हुई है, ऐसा क्यों? देखो, हमारे घर में 5 लोग हैं,
पांचों को अलग अलग तरह का म्यूजिक पसंद है, तो सबकी पसंद की डोरबेल लगा रखी है। इसका क्या मतलब है? अरे जब मैं घर आती हूँ तो भजन वाली डोरबेल बजाती हूँ, तुम्हारे चाचा जी आते हैं तो पंजाबी म्यूजिक वाली, और बच्चे अपने अपनी पसंद की। अरे वाह, मजा आ गया। डोरबेल बजाना तो मेरी भी हॉबी है। मुझे तो यहाँ रहकर बहुत मजा आने वाला है। दमयंती खुश होकर डोरबेल बजाती है और उसे बहुत मजा आ रहा था। आपको पूरा दिन डिस्टर्ब नहीं होता क्या? क्या करे भाई, शौक बड़ी चीज है, शौक के आगे कैसा डिस्टर्बेंस। जैसे ही दमयंती घर के अंदर जाती है तो देखती है कि हर कमरे के बाहर भी 2-3 डोरबेल लगी हुई थी, यहाँ तक कि रसोई और बाथरूम के दरवाजे पर भी। अरे चाची, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? आपने तो बाथरूम के दरवाजे पर भी डोरबेल लगा रखी है। अरे कई बार तुम्हारे चाचा जी नहाने में 1-1 घंटा लगा लेते हैं, तो बस मैं जोर जोर से डोरबेल बजाकर उन्हें बाहर बुला लेती हूँ। हे भगवान, मुझे तो लगता था कि डोरबेल बजाने का शौक सिर्फ मुझे ही है। यहाँ तो मुझसे भी बड़े बड़े शौकीन लोग बैठे हैं दुनिया में। दमयंती अपने चाची के घर पर रहती है और जब एक दिन वो नहाने जाती है तो बाथरूम की डोरबेल बार बार बजने लगती है। अरे चाची, क्या कर रही हो? नहाने तो दो। जल्दी करो, कब से घंटी बजा रही हूँ। थोड़ी देर बाद फिर घंटी बजती है। अरे क्या आफत आ गई? इस बार मैंने नहीं, तुम्हारे चाचा जी ने डोरबेल बजाई। चाची के घर पर बजने वाली डोरबेल के कारण अब दमयंती के सर में दर्द होने लगा और वो बुरी तरह से घबरा गई। परेशान होकर वो अपने घर लौट आई। दमयंती जी का सर चकरा रहा था। अरे रश्मि, जब से मम्मी चाची के घर से लौट कर आई है तब से डोरबेल नहीं बजाती। सब ठीक तो है ना? हाँ, मैं भी वही सोच रही थी। मम्मी कुछ बदली बदली लग रही है ना? लगता है मम्मी से इस बारे में बात करनी पड़ेगी। कहीं उनकी तबीयत तो खराब नहीं? क्या हुआ मम्मी जी? जब से आप चाची जी के घर से आई हैं तब से डोरबेल बजाना कम कर दिया है, बंद ही कर दिया है। क्या हो गया है आपको? अरे क्या बताऊं, चाची के घर पर इतनी सारी डोरबेल लगी हुई थी, मेरा तो दिमाग खराब हो गया उनकी आवाज सुन सुनकर। क्या बात है मम्मी, इसका मतलब है कि अब आपकी घंटी बजाने वाली आदत छूट गई? अरे इतनी घंटियों की आवाज सुनी है मैंने। अब तो सोती हूँ ना तो नींद में भी घंटियां बजती है मेरे दिमाग में। भगवान बचाए। और सुनो, बहुत दिन से चैन की नींद नहीं सोई हूँ। मैं अपने कमरे में सोने जा रही हूँ, ध्यान रखना कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। ठीक है मम्मी, आप आराम से सो जाइए, आपको कोई परेशान नहीं करेगा, घंटी भी नहीं बजाएगा बस। दमयंती अपने कमरे में जाकर सो जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद तरह तरह की आवाजों से दमयंती की नींद खुलती है। परेशान होकर दमयंती गुस्से में अपने कमरे से निकलकर बाहर आती है। क्या हो रहा है यहाँ? कौन जोर जोर से घंटी बजा रहा है? मेरी आदत छूटने के बाद किसके दिमाग में घंटी चढ़ गई है? वो क्या है ना मम्मी, आपकी बहू रश्मि। क्या हुआ रश्मि को? मम्मी, वो सारी डोरबेल रश्मि ही बजा रही है। अरे लेकिन क्यों? इसकी क्या जरूरत है? अब तो मैं भी सुधर गई हूँ ना। तभी रश्मि वहां पर आ जाती है। वो क्या है ना मम्मी जी, आपके जाने के बाद आपकी आदत मुझे लग गई। पहले आप डोरबेल बजाने वाली सास थी, अब मैं डोरबेल बजाने वाली बहू बन गई। लगता है मुझे भी चाची के घर जाना पड़ेगा। रश्मि की बात सुनने के बाद अविनाश और दमयंती के होश उड़ जाते हैं और दोनों चक्कर खाकर गिर पड़ते हैं।